अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आइनी तरमीम के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद की कोशिशें ज़ोरों शोर से जारी हैं और अब तो तकरीबन तमाम फ़रीक़ैन यानी कि हुक्मरान जमातों और जमीयत उलमा इस्लाम के मुजव्वज़ा मसवदे भी मंज़र आम पे आ चुके हैं। एक मसवदा जो जमीयत उलमा इस्लाम का अब मंज़र आम पे आ चुका है, उसके मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम ने वाज़े तौर पे अलग से वफाकी आइनी अदालत के क़याम की मुखालफत की है और उसके मतबादल तजवीज़ ये दी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में मखसूस आइनी बेंचेस बनाए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट में 5 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल और हाई कोर्ट्स में 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल, जो आइनी मामलात पे गौर करें या आइनी दरख्वास्तों की समाअत करें। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम की सपोर्ट के बग़ैर बज़ाहिर हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत के साथ आइनी तरमीम नहीं कर सकता, मासवा एक ऐसी सूरत हाल में कि जब PTI के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनको तोड़ा जाए या सेनेट से कुछ लोगों को तोड़ा जाए और उनको हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत में शामिल किया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर नए आइनी और कानूनी सवालात और एतराज़ात भी उठेंगे। नून लीग का ड्राफ्ट भी सामने आ चुका है और उसमें भरपूर अंदाज से वफाकी आइनी अदालत की कोशिशें जारी हैं और उसमें 68 साल रिटायरमेंट की उम्र रखी गई है, यानी अभी भी दरवाज़ा खुला रखा गया है रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए। इसी तरह पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट भी हमारे सामने आ चुका है, जिसमें ख़ास तौर पे वफाकी आइनी अदालत के हवाले से तजावीज़ दी गई हैं और उसमें इजाफ़ा यह किया गया है पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट में कि हाई कोर्टों की सतह पर भी वफाकी जो हैं वो आइनी अदालतें यानी सूबाई आइनी अदालतें भी जो है वो उनको इस्टेब्लिश किया जाए। इस हवाले से हम बात करेंगे माहिर कानून, साबिक वज़ीर कानून, साबिक वज़ीर दाखिला और सेनेटर और साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और वकला तहरीक के लीडर जनाब बैरिस्टर एतजाज़ एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि इस वक्त आपको क्या लग रहा है, आपकी अपनी जो जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो जिस जोश और जज्बे से वफाकी और सूबाई सतह पे आइनी अदालतें बनाने की बात कर रही हैं, क्या वाकई इसकी वजह जजों का माजी का किरदार था, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजों का, या फिर ये मामला कुछ और है? देखो मतीउल्लाह, मैं अपनी जमात की तरफ से तो कह नहीं सकता कुछ, क्योंकि जो दोस्त और साथी इसमें सारी नेगोशिएशन में है और मुज़ाकरात में है, वो मेरे साथ उनका राब्ता नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से तजावीज़ फिर भी भेजी है, क्योंकि कुछ मामलात मैं समझता हूँ बहुत ही संगीन और बड़े वो दरपेश, जब सामने आएगा मामला तो जब दरपेश आए तो फिर हमें महसूस होगा कि हमने एक चीफ जस्टिस को अवॉइड करने के लिए, असल बात तो ये उसको अवॉइड करना है, मंसूर अली शाह को, उनको अवॉइड करने के लिए हम किस बखेड़े में फंस गए हैं वो अभी अर्ज करता हूँ। मैंने अब मुशावरत कर मैंने तो भेजी है अपनी ओपिनियन 2-3 दफा, लेकिन उसमें कोई चूंकि नहीं समझा गया कि मेरे से बात करना जरूरी है, तो वो मैं लेकिन समझता हूँ कि आप ये देखें, पहली बात तो ये है, इसी को लें कि ये जो 17 जज है सुप्रीम कोर्ट के, 60,000 पेंडेंसी है, पेंडेंसी 60,000। हम ये इस नतीजे पे निकले हैं कि 17 जज उसको कोप नहीं कर सकते, उसका इलाज नहीं कर सकते। तो अब फिर 5 जज रह जाएंगे जो अल्टीमेट एपेक्स कोर्ट में होंगे, जिनके पास अपीलें भी जाएंगी, जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी जाएंगे। पहले तो ये फैसला तय होना पड़ेगा हर फाइल पे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर इसमें है कि नहीं है, और 28 जो आईनी हकूक है उनका किसी में भी हर एक में जिक्र होगा
देश के लिए भी जिक्र होता चाहिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, अमूमन 199 के तहत आप कोई ना कोई फंडामेंटल राइट अपना बताते हो। वो अब मुकला ने अगर प्लीड किया वहाँ 60,000 में से जो 50,000 पिटिशन है, उसमें मुकला ने कहा जी आर्टिकल 14, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 है। अब 10 है तो सब में ही आ जाता है। अब वो टेक्स्ट में मांगा हुआ है, तो एपेक्स कोर्ट कहेगा कि ये हमारे पास रहने। अब ये फाइलों का बंटवारा जो होगा, मुझे तो लगता है पार्टीशन पे जिस तरह बंटवारा उसके वक्त वो सेटलमेंट का काम हुआ, फाइलें वो इंडिया से इधर आई, इधर से इधर की उधर गई, फिर उनके रिकॉर्ड रखे जाते थे और अलॉटमेंट होती थी या पीटीडी जारी किया जाता था। तो आपको क्या लग रहा है एतजाज हसन साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये वफाकी आईनी अदालत अगर बन जाती है तो इसके और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक झगड़ा रहेगा, एक तकसीम रहेगी, और ये तो बहुत खौफनाक सूरत हाल नहीं हो जाएगी? पहले ही आप ये बताएं कि आप 5 जज ले आए हैं यहाँ पाकिस्तान में, आप नहीं जानते, आप जानते ही हैं जिस तरह हमारा रवैया है। आप खैर ईसा साहब तो बैठे हुए हैं कोर्ट रूम नंबर 1 पे, वो तो बैठे रहेंगे, वो तो कहेंगे मैं बैठा हूँ, मेरा स्टाफ भी बैठा हुआ है। अब मंसूर अली शाह साहब के से किस तरह विकेट कराएंगे, या मुनीब साहब से किस तरह उनके कमरे विकेट कराएंगे, वो एपेक्स कोर्ट जो होगा नया, वो उनके जज 5 जजेस को कहीं आपने अकोमोडेट करना होगा और मुनासिब अंदाज से करना होगा, और चीफ जस्टिस कह रहे होंगे निकालो, फिर जो फाइलों की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। नहीं, आप एतजाज हसन साहब आप ये कह रहे हैं कि जो नई वफाकी आईनी अदालत बनेगी वो इसी मौजूदा संग मरमर की जो इमारत है शारा दस्तूर पे इसी में रहेगी, और मंसूर अली शाह और इन जजेस को कहीं और भेजा जाएगा? मुझे तो नहीं समझ, ये कुछ सोच रखा होना चाहिए इन्हें, क्योंकि आइन में जो इनको रुतबा दिया गया है उसके मुताबिक तो फिर ये काजी फ़ाइज़ इसी इमारत में बैठे रहेंगे। अगर वो बना दिए जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो आइन के मुताबिक तो वो फिर इसी इमारत में बैठे रहेंगे। तो बाकी अब सुप्रीम कोर्ट वालों को किस तरह हम निकालेंगे, चाहे वो उनको स्टेटस। बहरहाल सर, एतजाज साहब ये बताएं कि इस वक्त जो नंबर गेम की खेल हो रही है, जमीयत उलमा इस्लाम ने वाज़े तौर पे आइनी बेंचों की तजवीज़ दे दी है, तो आपने इस हवाले से क्या मखसूस तजवीज़ दी अपनी पार्टी को? नहीं, मैं आपको बताता हूँ जो कुछ पॉइंट्स हैं पार्टी के, कोई एग्जैक्टली क्या मैंने कहा ये मैं नहीं बताऊंगा, पर मैं इसलिए ये भी बताने में मजबूर हूँ कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बगैर सोचे हुए इस पे तो डिबेट होनी चाहिए, ओपन डिबेट। अभी तक पता ही नहीं कौन सा टेक्स्ट है, मुझे एक भेजा गया है आज, एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर ने भेजा है जो उनमें सर्कुलेट हुआ है, और ये वही है जो 3 सफ़ात हैं जिसमें सिर्फ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हवाले से और कुछ दूसरी तरमीम का जिक्र है। 3 सफ़ात हैं कुल, यही है? वही अच्छा, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे जो आपकी पार्टी ने ड्राफ्ट बनाया? देखो, बात ये है कि आप एक स्ट्रक्चर ही बदल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो डिसॉल्व हो गया वर्चुअली, सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त है वो तो क्योंकि उसके ऊपर एक और वो इसराइल ने जिस तरह आयरन डोम डाली गई है ना, आयरन डोम आ गई। वो आयरन डोम क्या है? वो आयरन डोम है कि उसमें 5 जज बैठेंगे, एक चीफ जस्टिस होगा, 4 आएंगे मुख्तलिफ प्रोविंसेस से। ये एक सजेशन जो दी कल मैंने सुना है, ठीक है, चेयरमैन बिलावल ने कि एक प्रोविंस। अब ये तो फेडरल कोर्ट से भी आगे चला गया, ये तो मतलब है अदालतों में इस तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती अमूमन, और हमारे यहाँ भी नहीं हुई कभी भी, ना 73 कॉन्स्टिट्यूशन में इसके समझा लिया गया। और जितनी जुरिडिक्शन आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की या चीफ जस्टिस की है या सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा, या जितनी रिप्रेजेंटेशन जहाँ भी चेयरमैनशिप जिस कमीशन का या कमेटी का सुप्रीम कोर्ट का
चीफ जस्टिस चेयरमैन था, वहाँ अब आ गया है चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन गया है वर्चुअली, जो सुप्रीम कोर्ट आ जाए सारी सुप्रीम कोर्ट को मोटो पावर वगैरह सब कुछ ले लिए और वो सब बेस्ट कर दिया है इनटू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो 5 मेंबर्स पे मबनी है। अब ज्यूरिसडिक्शन सारी सुप्रीम कोर्ट के सारा केस और मलबा ला के उसके सामने रख देंगे। खाली तो चौथे दिन चिल्लाना शुरू कर देगा कि मैं इसकी क्या कर सकता हूँ। और फिर अगर आपने फेडरल पॉइंट ऑफ व्यू से हर सूबे से एक जज दिया तो वो आप वो उसमें सीनियरिटी के मसाइल आएंगे, उसमें मतलब ये बाकायदा रिटें होंगी। अच्छा सर ये बताएं, ये सूबाई सतह पे भी आपके लीडर बिलावल भुट्टो जो हैं वो आईनी अदालतें बनाने की बात कर रहे हैं, 4 आईनी अदालतें सूबों की सतह पर, ये क्या कॉन्सेप्ट है और इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर इसमें तो एक ही मतलब एडवांटेज हो सकता है कि और जज भर्ती हो जाएंगे, पर कॉन्स्टिट्यूशन अदालतें अगर प्रोविंस में बनी एक इशू तो हर केस में उठेगा ना, हर केस। आप मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में है और फिर केस है एपेक्स कोर्ट में या जा सकता है या कोर्ट, इनमें आपस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है ऑफ वर्क उस पे कोई तो टीम बैठेगी, कोई के प्राइमा फेसा ये जाए सुप्रीम कोर्ट के, ये जाए इसमें कॉन्स्टिट्यूशन इशू नहीं है और ये जाए एपेक्स कोर्ट पे। ये सूबाई सतह पर, ये सूबाई सतह पे आईनी अदालत बनाने का कुछ मकसद समझ नहीं आता। क्यों सूबे जो हैं वो अपनी आईनी अदालत के फैसले को मानेंगे या विफाकी आईनी अदालत के फैसले के पाबंद होंगे? पाबंद तो फिर सारे वफाकी आईनी अदालत के होंगे ना। ये तो आएगा आर्टिकल 189 की तरह। लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि कायद-ए-आज़म ने भी 1931 में विफाकी अदालत का कॉन्सेप्ट दिया था। ये किस हद तक एक मंतकी बात है? क्योंकि इससे तो लगता है कि बिलावल के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कायद-ए-आज़म की बात को नज़रअंदाज किया और 1973 के आइन में विफाकी अदालत आईनी अदालत नहीं बनाई। नहीं, कोई किसी ने नज़रअंदाज नहीं किया कायद-ए-आज़म के अल्फाज को। तो सिर्फ बिलावल चेयरमैन बिलावल को इस मामले में तो मेरा ख्याल है सही ब्रीफ ही नहीं किया गया। तो उनके पास बड़े बड़े वकील बैठे हैं, उनको ब्रीफ करना चाहिए था कि 1931 में जब कायद-ए-आज़म मांग रहे थे फेडरल को तो उस वक्त 31 यू मीन 31 में 1931 1931 में उस वक्त दुनिया सारी में ये भारत सारे में सूबे थे और सूबे स्टेट कहलाते थे जो, और उनके हाई कोर्ट्स होते थे और वो फाइनल होते थे। और हाई कोर्ट की अगर जजमेंट में किसी ने करानी होती थी तस्हीह या उसको रिवर्स कराना होता था तो वो प्रिवी काउंसिल बैठी होती थी लंदन में और वो भी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन थी, उसकी एडवाइस करती थी किंग को। वहाँ कोई यहाँ कोई हाई कोर्ट के बाद अदालत ही नहीं थी, इसलिए कायद-ए-आज़म ने वो फेडरल कोर्ट मांगा। फेडरल कोर्ट फिर 1935 में आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का था, जिसके तहत पार्टीशन भी हुई। वही निज़ाम तकरीबन वही निज़ाम ब्यूरोक्रेसी का तो अभी तक हमारे यहाँ तो चल ही रहा है। तो 1935 एक्ट ही ज्यादा चल रहा है, 73 की कॉन्स्टिट्यूशन से भी वो वही कार्डर्स और वही वगैरह उसके तहत। तो 1935 में फेडरल कोर्ट आया जो सारे इंडिया के हर सूबे के हाई कोर्ट से अपील आप कर सकते थे। पहले प्रीवी काउंसिल में अपील करने के लिए आपको ऐसा वकील करना चाहिए पड़ता था जो कलकत्ते या बॉम्बे या मद्रास से हो। तो एतजाज साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बिलावल भुट्टो कायद-ए-आज़म की बात का हवाला दे रहे हैं उसका मौजूदा पाकिस्तानी सूरत हाल से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता और बिलावल भुट्टो को दुरुस्त तौर पे ब्रीफ नहीं किया गया, तो आपके ख्याल में बिलावल भुट्टो वाकई लाइल्मी में ये बात कर रहे हैं या इसके पीछे
सियासी मफाद भी है, क्योंकि तासुर यह है कि मौजूदा हुकूमत बहुत डेस्परेट है अपने आप को मंसूर अली शाह के मखसूस नशस्तों के हवाले से जो फ़ैसला आया उससे बचाने के लिए। और अगर वो फ़ैसला आता है और मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस बनते हैं तो फिर ऑब्वियसली फॉर्म 45 और 47 का मामला भी खुलेगा और 8 फरवरी के इलेक्शंस का भी ऑडिट हो सकता है, जैसा कि ख़तरे का इज़हार किया जा रहा है ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी। तो क्या ये सियासी मफाद है माजरत के साथ पीपल पार्टी और नून लीग का, या ये अवामी मफाद है जिसके तहत आपको नज़र आ रहा है कि आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं? आईनी तरमीम की बातें तो मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ वजह हो सकती है ना। पीपल पार्टी की क्या वजह है आपके ख्याल में? पीपल्स पार्टी की वजह यह है बुनियादी तौर पे कि ये उसमें जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये आया था, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में चूंकि ये आ गया था तो बीबी के जो ख्वाहिशात या उनका जो मकासद थे उस पर चेयरमैन मिलावट करना चाहते हैं लाइव। तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एतजाज अहसन साहब ये 2006 में 5 में जब भी आया तो उसमें क्या ये लिखा गया था कि 25 अक्टूबर 2024 से पहले ये वफाकी आईनी अदालत बनना ज़रूरी है, और 25 अक्टूबर 2024 में जो जस्टिस मंसूर अली शाह जब चीफ़ जस्टिस बनने लगेंगे तो उनसे चंद दिन पहले या एक दिन पहले जो है ये आईनी तरमीम ज़रूरी है, ये लिखा था आज से तकरीबन 20 साल पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में। ये डेडलाइन 25 अक्टूबर 2024 की दी गई थी। नहीं मुतीला, ये तो तुम मतलब आर्गुमेंट को मजाक में उड़ा रहे हो सर। ये मजाक तो हमें नज़र आ रहा है ना। बिलावल भुट्टो आपके लीडर कह रहे हैं कि 25 से पहले अगर यानी तरमीम ना हुई तो बाद में नहीं हो सकेगी। तो ये 25 की डेडलाइन किसने मुकर्रर की है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने की थी। मैंने तो मशवरा दिया है, उनको भी मशवरा ये दिया है, ये मैं बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ बातें तो अब मैं बता सकूँ, वरना बिलावल चेयरमैन नहीं सुनेंगे, नहीं कान धरेंगे मेरी बात पे, बेशक ना धरे, पर शायद दूसरे कोई और ही ख्याल आ जाए किसी को। जी बताएं। इस पे पहली तो मैं गुजारिश करता हूँ कि इस पे डिबेट 6-8 महीने हो, जितनी हो, इसको खुल के डिबेट हो। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बड़े अहम प्रोपोजल दिए हैं पीपल्स पार्टी ने और चेयरमैन बिलावल ने, वो बड़े अहम और बड़े बुनियादी प्रोपोजल हैं। उनसे आप मशरिक जाते 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 और तकरीबन मगरिब तो नहीं पर शुमाल की तरफ निकल जाते, कुछ आपका डायरेक्शन बदलता है आपके आइन का। और उसमें जो चेंज की इतने बड़े इनकलाबी, और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तो खत्म हो गया ना, अब उसको रखने की फिर क्या जरूरत होगी कि वो सिर्फ जजों को उनको तनख्वाह देते रहे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कोई उसमें कहीं भी अमल दखल नहीं है। अगर वो मंसूर अली शाह से हमने बदला लेना है या कुछ लेना है या उसको महरूम करना है तो ये और बात है, पर मंसूर अली शाह मेरा ख्याल है बड़ा स्टेबल जज है, फार मोर स्टेबल देन ईसा में तो रंग आता है जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का जो उसका था, ख्वाजा जवाद ख्वाजा का जो था, ये जितने कोसा ने लिखी जजमेंट लिख रहा है और एवरी फॉर्च्यून बेस्ड ऑन द क्राइम, और वो उसपे तो सर आपको क्या नज़र आ रहा है? वैसे आपको क्या नज़र आ रहा है अगर ये तरमीम कर दी गई, आईनी अदालत बना दी गई, तो क्या तब्दीली आएगी निज़ाम में, ख़ास तौर पे अदालती निज़ाम में? और क्या ये मस्बत होगी या मनफी होगी? ये तरमीम जो आई है मैं इस पे समझता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बहस होगी तो पता लगेगा क्या है। ये मतलब अपनी सीने के साथ लगा के और उसको छुपा के और पेश करना। बहरहाल अब तो मंजर आम पे आ गई है ना सर, अब तो मंजर आम पे आ गई है, बस अगले हफ्ते डेट के अंदर होगी। बड़े ड्रास्टिक चेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ। एक अदालत देखो,
अव्वल तो 5-6 महीने लग जाएंगे टफ बॉल पे जजेस। अगर ये जजेस जो इनको नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, मुझे शक है ये गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि मंसूर अली शाह और मुनीब और अकबर बिन अल्लाह और याया अफरीदी, आयशा मलिक, ये छोड़ के चले जाएंगे। दे शुड नॉट रिजाइन, ये बैठे रहे तब बैटल को फाइट करने के लिए। अगर रिजाइन कर दिया तो गवर्नमेंट तो मौजे होगी। मगर अगर ये बैठे रहते हैं और फिर खामोश बैठे रहते हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है? आपके ख्याल में इन्हें क्या करना चाहिए आईनी तरमीम हतमी तौर पे मंजूर होने से पहले, और क्या जजेस कुछ कर सकते हैं इस हवाले से या आईनी तौर पे? ये माहौल का है, एक माहौल क्या होता है पॉलिटिकल। इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ खड़ी? मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट जजेस को छोड़ नहीं सकती, और एक जज ऐसे जज को एक सुपरमैन, जुडिशियल सुपरमैन बनाने की भी मतलब वो राजी नहीं हो सकती है। रियासत के एक जुडिशियल सुपरमैन आप बना देंगे जो हर चीज ही उसके पास से जाएगी, होके जाएगी, और कोई उसके 4 उसके साथ बैठे होंगे, जो जजमेंट जाएगा वो जो चीफ जस्टिस चाहेगा वो जजमेंट होगी। और जिस दिन चीफ जस्टिस हमारे खिलाफ हो मुड़ गया और उसने टर्न अराउंड करके और हमें आंखें दिखानी शुरू हुई, तब हमें पता लगेगा कि हमने क्या किया है। यहाँ ये वो मुल्क है मतीउल्लाह, जहाँ हम मोहसिन कुश इतने ज्यादा हमने देखे हैं। और आप देखें जियाउल हक के बाद आप देखें सज्जाद अली शाह के बाद आप देखें फारूक लगारी, उसके बाद आप देखें परवेज मुशर्रफ, उसके बाद आप देखें बाजवा, इन सब ने मोहसिन कुशी की है। और अब हमारे यहाँ तो बड़ी रिपीटेड सिलसिला है। लेकिन क्या बुरे एतजाज हसन साहब, क्या बुरे सिर्फ मोहसिन कुश हैं या इस तरह के नाजायज़ और सियासी मफादात की खातर एहसान करने वाले भी लोग हैं जिनके साथ जो हुआ वो दुरुस्त हुआ ना? क्योंकि इस तरह का एहसान जब आप करते हैं, नाजायज़ एहसान, गैर आइनी, गैर कानूनी और सियासी मसलियत के तहत जो एहसान करते हैं, उसकी सज़ा तो फिर वही नहीं होनी चाहिए जो मिली है मोहसिनों को। मोहसिनों को ज्यादा ही मिल जाती है मोहसिनों को जरूरत से ज्यादा मिल जाती है, और मिलती ही मोहसिनों को, उनको किसको मिलती है। अच्छा सर, ये बताएं, ये देखिए, जी आप ये देखिए, पार्लियामेंट की मुझे नहीं समझ आती, ये स्पीकर या पार्लियामेंट भी तो फ्री कर गया ना, लेटर लिखना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि ये करो ये करो ये करो। अब पार्लियामेंट वो उसको एक मुश्किल, उसको जो दुश्वारी आई है, उसको जो बेतकीरी की है, वो अदलिया ने इतनी नहीं की जितनी वो सितंबर की रात को, कौन सी तारीख की, ये जो नकाब रद्द और 10 सितंबर शायद, बूट्स पहने हुए, जी शायद, जी 10 सितंबर शायद, क्या तारीख मेरे ख्याल में 10 सितंबर थी, 9-10 की रात की। हाँ, वो जाके और स्पीकर के बैठे हुए और उसकी बत्तियां सारी बंद करके और 10 महीने को पकड़ के जबरदस्ती टॉर्चों से, ढूंढ के, लाइटों से, राहदारियों से। तो आपके ख्याल में एतजाज हसन साहब, आपके ख्याल में इस मामले में बिलावल भुट्टो को, यूसुफ रज़ा गिलानी को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए और स्पीकर को इस्तीफ़ा देने का मुतालबा नहीं करना चाहिए आपके लीडरान को, आपकी पार्टी को? क्योंकि ये वाकया किसी एक पार्टी के साथ नहीं, ये तो पार्लियामेंट की बेरुमती हुई है। जी करना चाहिए था, मैं तो खुद किया। मैंने कहा यार तुम स्पीकर ने कहा कि मैं दे दूंगा इस्तीफा, वो पता नहीं क्या उसमें उसको सूझी बात में, पर उसको इन ऑल ऑनेस्टी इस्तीफा देना चाहिए ना, खुद देना चाहिए। इसका मतलब है कि सेनेट के चेयरमैन जो साबिक होते थे सादिक संजरानी,
तो अब तो सादिक संजरानी, अयाज सादिक, इन लोगों में कोई फर्क नहीं रह गया, ये सारे एक जैसे हैं। देखो पंजाबी में कहते हैं डिग्गी खोते तो गुस्सा कुम्हार। ये जो गधा है ये कुम्हार का जानवर है, वो उसके बच्चे नहीं। अब उसकी बीवी गिरी खोते गधे से और गुस्सा अपने शौर पे निकाल दी। अब हमारे यहाँ जो अगर हमें ये पार्लियामेंट को किसी ने बेतौकीर किया है तो वो 9-10 सितंबर वाले अनदेखे हाथ और खलाई मखलूक करके चली गई आपके घर में आज, और हम सारे ये सॉवरेनिटी हमने और पार्लियामेंट खींच दी है जुडिशरी पे। सर आप ये देखें ना कि बैरिस्टर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के साथ जो हुआ इंतहाई घटिया और घिनौना जो उनके अहले खाना के साथ हुआ, उसके बाद जो पार्लियामेंट के अंदर अरकान पार्लियामेंट को घसीट के गिरफ्तार किया गया और बाहर लाया गया, इन सारे वाक़यात में अदलिया भी, काजी फजीसा भी नाकाम हैं अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करने में, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी नाकाम है अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करने में, और शहबाज शरीफ साहब तो माशाल्लाह जो तीसरा आइनी ऑर्गन ऑफ द स्टेट है एग्जेक्टिव, उसकी जो शहबाज शरीफ साहब ने जो सतह पे ले आए हैं उसको, मेरे ख्याल में उसमें नाकामी और कामयाबी तो अब इररेलेवेंट हो गई है। तो बात यह है कि सर इसका अंजाम क्या होगा, मुझे ये बताएं कि ये जिस आइन में तरमीम करने जा रहे हैं, तो ये जिस तरह का निज़ाम अभी चल रहा है, आपको नहीं लगता कि अब आइन में तरमीम करने का तरद्दुद या तकल्लुफ़ क्यों किया जा रहा है? जिस तरह चला रहे हैं वो कौन सा आइनी सिस्टम है? बात तो ठीक करते हो, बात तो ठीक करते हो कि ये चलाई है आइन को। 90 दिन आइन में लिखा है नॉट लेटर देन 90 डेज। तो आपने साल सवा साल उनकी हुकूमत पंजाब में भी और केपी के भी में भी चला दी है, और नेशनल असेंबली का भी आगे ले गए, उसको भी काकड़ को भी 90 दिन से ज्यादा ले गए, और आइन कहता है नॉट लेटर देन 90 डेज। सिर्फ ये नहीं कि 90 डेज, नॉट लेटर देन 90। अच्छा सर, दूसरा ये बताएं, अब लेटेस्ट जो सूरत-ए-हाल डेवलप हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैज़ा ने अपने सामने वो आइनी दरख्वास्तें लगा दी हैं जिसमें मुजव्वज़ा आइनी तरमीम को चैलेंज किया था बार कौंसिल के कुछ अरकान ने, एडवोकेट हाफिज़ ज़ुबैरी ने, और 17 तारीख को वो समाअत होने जा रही हैं। तो क्या चीफ जस्टिस काजी फैज़ा को इन दरख्वास्तों को अपने सामने लगाना चाहिए? और ख़ास तौर पे ये अपीलें हैं जो रजिस्ट्रार के एतराज़ के ख़िलाफ़ इन चैम्बर अपील थी, उसको खुली अदालत में लगाने का क्या मकसद है? क्या खुली अदालत में लगा के हाई कोर्टों को कोई पैगाम देना मकसद है कि जिनके सामने रिट दरख्वास्तें भी दायर हुई हैं ये मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के हवाले से, और क्या चैम्बर के जो फैसले होते हैं वो हाई कोर्टें उसकी पाबंद नहीं होती, और खुली अदालत के जो फैसले होते हैं हाई कोर्टें उनके लिए मसला हो जाता है? फिर खुली अदालत में जो अदालत में ऑन दी जुडिशियल साइड होता है वो तो बाइंडिंग होता है ना हाई कोर्ट में, तो चैम्बर वाले नहीं है बाइंडिंग होता, जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे होता है वो नहीं बाइंडिंग होता। तो इसलिए आपके ख्याल में काजी फैज़ा ने इसको खुली अदालत में लगाया है ताकि हाई कोर्टों को रोका जा सके मजीद कार्रवाई से ऐसी रिट दरख्वास्तों पे जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ दायर की गई हैं? देखो काजी फैज़ा का तो एक मंशा, और वो मंशा है कि 25 अक्टूबर से पहले ये आइन की तरमीम पास हो और इस पे उससे पहले अमल दरामद हो जाए और वो डिक्लेयर हो जाए और ओथ ले ले एज द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, क्योंकि वो अगर उससे पहले कोई भी पिटीशन आती रही इस प्रोसेस को चैलेंज करने के लिए, वो उसको स्क्वाश करता जाएगा, वो उसको तोड़ देगा, सब मिटा देगा। तो फिर आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्या करना चाहिए? वो क्या कर सकते हैं जिनके हवाले से आप कह रहे हैं कि आइन पे हल तो उन्होंने भी उठा रखा है, अब आइनी तरमीम है, एक मुजव्वज़ा दस्तावेज़ है, क्या आइनी कानूनी तौर पे उसको चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिस पे अभी सदर के दस्तखत होना रहते थे उसको तो स्टे कर दिया था उमर अता बंदयाल के लार्जर बेंच ने, तो क्या आइनी तरमीम के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई कर सकती है अगर काजी फैज़ा उससे पहले ही दरख्वास्तें खारिज नहीं कर देते तो? और क्या फुल कोर्ट के जो जजेस हैं 10-12 वो इंतज़ामी साइड पे कोई एक्शन ले सकते हैं?
मेरा नहीं ख्याल इससे ये भी वर्कआउट किया हुआ है किसी ने पार्लियामेंट किसी ने भी कि इसकी इस सारे प्रोसेस की कॉस्ट क्या है। कॉस्ट भी तो एक इम्पोर्टेंट चीज है, कितना इस पे खर्चा। आपने 5 नए जज बनाने हैं एक बड़ी अदालत के। अच्छा, फिर आप अज्यूम करें कि किसी जज को आप डिसमिस नहीं कर सकते, वो जज खुद इस्तीफा दे दे जो हाईकोर्ट के जजेस ने। आई होप तुम्हारा तुम पैगाम ये मेरा के पहुंचाओगे आपके शो के जरिए, इस्तीफा नहीं देना। आपने अपने पास जो टेरिटरी है, जो आपके पास हर के पास जो स्टाफ है, वो सरेंडर नहीं करना और आप इसमें और बाहर आपके साथ चले, बाहर तो पहुंच जाएगी। बाहर में जिस दिन गाड़ी का जीता रोक लिया, उसकी गाड़ी के सामने खड़े हो, रोक दिया उसको सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग एंटर करने के लिए, तो वो तो खुदा उससे वो चीफ जस्टिस नहीं है, उससे वो चीफ जस्टिस नहीं है। और इसके अलावा फिर ऑप्शन मेरा नहीं ख्याल है। और वो लोगों ने मुनीर मलिक का कहा, मैं 25 तारीख को समझता हूँ कि चीफ जस्टिस मंसूर निशान और ये समझते आईन कानून है, इस पर जो आईन कानून है उसके मुताबिक तो बिल्कुल ही है। अब ये कानून ही आईन के मुताबिक तरमीम करके और इस चीज को इन्होंने चेंज कर दिया, ये इनकी कोशिश है इस चीज को चेंज करके बिफोर और जो काली फैसला वो टेक ओवर कर ले इसके बाद वकीला जितनी 10 बैटर्स होनी है और जो कॉस्ट की आनी है। जी सर, उसका बिल्कुल आपने जिक्र किया। सर मुझे बताएं कि अब इंतज़ामी साइड पे जो 10-12 जजेस हैं वो तो देख रहे हैं ना सब कुछ, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। आपके ख्याल में क्या आईनी और कानूनी या इंतज़ामी साइड पे वो जो 10-12 जजेस हैं जो नज़र आ रहे हैं उनको भी कि ये जो कुछ मैनिपुलेशन हो रही है पार्लियामेंट में और जिस तरह उनका अपना चीफ जस्टिस जो है वो मतलब कि एयानतकारी कर रहा है हुक्मरान इत्तेहाद की, तो वो 10-12 जजेस क्या कर सकते हैं आईनी और कानूनी तौर पे? देखो, इनको चाहिए कि ये जो तो ये 10-12 जजेस हैं, इनको चाहिए सबकी मीटिंग करें, उसको डिक्लेयर करें कि ये जुडिशियल है। ये फुल कोर्ट आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे फुल कोर्ट या अदालत लगा ले वो 10-12 जजेस? नहीं, अदालत लगाए। उसके मलिक मोहम्मद असद के केस में यही तो हुआ, 10 जजों ने अदालत लगाई, चीफ जस्टिस उनके साथ नहीं था, उन्होंने अदालत लगा दी। उन्होंने कहा कि हम फैसला कर रहे हैं, वकील आके बहस करें हमारे साथ। एक को इनको फॉरम करना चाहिए और उस टेरिटरी को फिजिकली कंसीड नहीं करना चाहिए। दो क्वेश्चन ऑफ देयर थिंग और वकील इनके साथ हो गया। ये अदालत में कही थी आई पेड और ये लिस्ट आ रही है और ये लिस्ट आ गई है। लिस्ट में है नंबर 1 केस, ये जो सुप्रीम कोर्ट आप तिवारी ने कर दिया ये केस आईनी तरमीम के खिलाफ, आईनी तरमीम के खिलाफ। हाँ, और इसको फायदे था तो उसमें बनाए रिस्पॉन्डेंट और रिस्पॉन्डेंट बना के फिर ये बाकायदा बैठ के अदालत में बैठ के अदालत लगा के उसको डिक्लेयर करके कि ये एक आईन से खिलवाड़ हो रहा है बहुत ज्यादा। हम देखते रहे हैं, हमें ये महसूस हुआ है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल की कन्वर्जन पे उतरे हुए, तो ये आगे वो
पिटिशनर के काउंसिल वगैरह को सुने और ये ऑर्डर दे दें। लेकिन ये स्टे ऑर्डर किस चीज़ के खिलाफ होगा एतजाज साहब? ये तो एक अभी मसवदा है जो बिल भी नहीं है, और वैसे भी आइन के तहत तो किसी बिल के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका जायज़ा भी नहीं ले सकती। तो आइनी तरमीम तो बहुत दूर की बात है। तो आइनी और कानूनी तौर पे काजी फाइसा को अगर रिस्पोंडेंट बना भी लिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा काजी फाइसा के ऊपर इल्ज़ाम क्या होगा और उसके खिलाफ हुक्म क्या पास हो सकता है, चाहे जाए कि कोई अबूरी हुक्म ही क्यों ना हो। वो आइन के मुताबिक चले और वो 25 तारीख वो अपना फारिग। लेकिन ये फैसला जो है अगर आइन में तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर आइनी तरमीम हो गई तो फिर क्या ये 10-12 जजेस ऐसी अदालत लगा सकते हैं? अगर थोड़ा सा शोर डाल दिया तो आइनी तरमीम मुश्किल हो। यानी कि जो कुछ भी होना है वो आइनी तरमीम के टेबल होने से पहले होना है, जो आप कह रहे हैं। और अब ये वकीलों में बड़ा डिपेंड करता है। वकीलों में बहुत मजाक है। ठीक है, वकील अगर वहाँ पहुंच जाए लेकिन वकील तो आधार वकील क्या करें सर? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो क़यादत है, पाकिस्तान बार कौंसिल की जो क़यादत है, वो आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट बार ने DHA के साथ जो है मुआहदा कर लिया है अपनी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। बार कौंसिल की सरबराही जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले फ़ारूक एच नाइक साहब ने उस पर वो माशाल्लाह बैठ गए हैं, और वो दोनों तो तजावीज़ दे रहे हैं, बाकायदा आइनी तरमीम की हिमायत कर रहे हैं। तो वकील कैसे ये सब करेंगे क़यादत के बगैर? लाहौर हाईकोर्ट बार है, कराची बार है, ये ऐसी बड़ी बार है, ये इस्लामाबाद बार है। इस्लामाबाद बार हमारी तहरीक में अलावा दस्ता नहीं है, ये पिंडी बार और इस्लामाबाद बार, इनके बगैर कोई तहरीक चलनी नहीं, क्योंकि इन्हीं के सारे नौजवान वहाँ पहुँचते थे। और हर रोज जो एक मजमा होता था सुप्रीम कोर्ट के बाहर गेट पे चीफ जस्टिस की आमद, वो मजमा सारा यही, ये 2-3 बार ये अटक आते थे। तो ये अटक हो गया, पिंडी हो गया, बंगला, झेलम, ये यहाँ पे लोगों को कॉल दे और एक कमेटी बनाए और कहेंगे जी हमने कमेटी बना ली है, एड हॉक कमेटी है, और इसका बड़े अच्छे लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर लेट से आइनी तरमीम हो भी गई और काजी फायसा चीफ जस्टिस आइनी अदालत के बन भी गए, तो उसके बाद जो भी आइनी दरख्वास्त होगी इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, वो काजी फायसा की आइनी अदालत सुनेगी या मंसूर अली शाह या कोई भी उनकी सुप्रीम कोर्ट सुनेगी? नहीं, वो आइनी अदालत से अगर कब्जा कर लिया, कब्जे की बात है बड़ी, और कर लिया काजी फायसा ने, फिर तो वही बेंचेस बनाए, और उसके पास 5 बेंच हो, 5 जजेस का वो क्या बेंच बनाए, उसके पास वो तो वही होगा ना जो वो 5 जजेस यूनानिमसली मोहर लगाते जाएंगे, जो फैसला आएगा यूनानिमस जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जो आइनी अदालत के क़याम को चैलेंज करने वाली आइनी दरख्वास्तें होंगी उसको खुद आइनी अदालत ही सुनेगी, अपना उसका मफाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा कि वो अपने वजूद के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें वो खुद ही बैठ के सुनेगी, या ये दरख्वास्तें पहले एक बार पुरानी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी? तो आइनी तौर पे क्या पोजीशन है? No man shall be judged in his own court. और वो उसका तो उससे तो
काजी फायदा ने बिल्कुल लापरवाही जाहिर कर दिया। तो नो मैन जज इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या हो या आप ही चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कोर्ट बन रहा हो और वो आपके तो वहाँ आप सुन नहीं सकते। काजी ने ये नहीं करना, काजी ने कहना मैं सुनूंगा, मैं सुननी है 5 जजों को अपने साथ बिठा के और वो जज उनके अपने नॉमिनेटेड और अपने होंगे क्लियरली। तो उस वक्त तक तो मंसूर अली शाह से पावर ट्रांसफर हो गई। इस वजह से ये अगर तो होता आईनी तरमीम के बाद आता फिर तो ये केस जो नया बेंच है वो सुनेगा नई अदालत, नई अदालत। अच्छा जी, की अदालत अगर ये आईनी तरमीम न पास हुई 25 तारीख तक तो मंसूर अली शाह सुनेगा, ही विल टेक ओवर। तो क्या आईनी तरमीम के अमल को अगर सदारती दस्तखत से, क्योंकि आईनी तरमीम अगर सदारती दस्तखत के लिए जाती हैं तो क्या उससे पहले जो है मंसूर अली शाह और दीगर जजेस अस खुद अपनी अदालत लगा के उसके ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं? क्योंकि अगर वो आईनी तरमीम एक दफ़ा हो गई तो फिर तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, ये बैठ के अपने आप को बताएं, बैठे जुडिशियल बेंच बन के तो देखो बिल चैलेंज हो सकता है। अक्सा बिल चैलेंज हुआ था, बिल था तो नहीं था। लेकिन क्या आईनी तरमीम चैलेंज हो सकती है और वो भी सदर के दस्तखत होने से पहले ही? नहीं, वो पहले की जो बात है ये इस पे मुतनाज़ा है ये। बट ये कि हैसियत चीफ जस्टिस की या हैसियत सदर की या सदर का इख्तियार उस पे एक्ट पे असेंट देने का, ये तो बिल एक्ट बनने से पहले बिल मैंने किया ना उसमें ये आजमा केस में बिल और सदर को हिदायत, गवर्नर को हिदायत की थी, वही एग्जैक्टली वही पोजीशन है। लेकिन प्रैक्टिस और इसी तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को भी सदर के दस्तखत होने से पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था। हाँ हाँ, ये उससे पहले कर सकते, पर अगर ये बैठ जाए वकील भी पहुंच जाएंगे और बड़ा वो एक बचत है। वरना ये जो स्ट्रक्चरिंग में है ना, इसकी कोई कॉम्प्रिहेंशन नहीं है हमें कि इसके लिए कितने लवाजमात है। ठीक, अच्छा सर, अब आखिर में बताएं कि ये चीफ जस्टिस काजी फायजीसा जो हैं, इनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि जो इल्वदाई डिनर है वो नहीं ले रहे, वो 20 लाख रुपए की बचत कर रहे हैं। तो ये डिनर काजी फायजीसा जाते हुए अपने लिए मुनक्कद कर रहे थे या ये डिनर किसी और ने देना होता है और ये फैसला किसी और ने करना होता है? तो सुप्रीम कोर्ट बार ने डिनर देना था। नहीं, वो तो डिनर बार का है ना, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डिनर होता है चीफ जस्टिस के लिए, वो आने वाला चीफ जस्टिस उसकी मेजबानी करता है, उसके लिए देता है, या जाने वाला खुद अपने लिए डिनर रखता है? नहीं, आने वाला जाने वाला होता है, वो इसमें कोई इंतजाम वगैरह नहीं करता। वो कहता है मेरे लिए 5 गेस्ट आएंगे, वो आ जाए और बिठा ले। इंतजाम सारा उसका करता है जो जाने वाला चीज, जो आने वाला या कौन जाने नहीं। मैं इसका आपको तमाम नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो डिनर का इंतजाम अलविदाई करना है वो काजी फायजीसा ने करना है या मंसूर अली शाह ने करना है? मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले उमर बिन रियाज जब जा रहा था जी और काजी आ रहा था, मैंने हम ये लतीफ खोसा और मैं उस डिनर पे थी, मैंने लतीफ खोसा को कहा यार मैं तो नहीं बैठना चाहता हूँ। कहने लगा क्यों? मैंने कहा देख सारे जजेस जो है वो हमसे कुछ 25 साल जूनियर है, उसको भी इन्होंने एक एनक्लेव का बना के जो ही है उसमें बिठाया हुआ है, और बड़े बड़े सीनियर वकला
इन्होंने अलग नीचे बिठाए गए, मैं तो इधर नहीं बैठ, हम दोनों वॉकआउट कर गए। मैंने उसी दिन या दूसरे दिन उमर का बंदियाल को एक लेटर लिखा और मैंने उसमें बड़ा मतलब है इससे अपना आउटरेज शो किया, इट वाज वेरी अनबिकमिंग और ये हमारी बेइज्जती थी। तो हम तो उठ के आ गए और मैंने सीसी कर दिया तू काजी फायजी। अब काजी फायजी ने मुझे जवाब नहीं दिया और मैंने उसको कोई 6 मरतबा एक और मामले में लिखा जिसने कोई जवाब नहीं दिया। वो इसकी और खाजा जवाद की एक साजिश थी जो मैंने बस इसी छोटी सी बात पर वो किसी वक्त आपको बताएंगे और वो उसमें एक तमाम जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस में था वो आउट गोइंग चीफ जस्टिस ने किया हुआ था, क्योंकि आउट गोइंग चीफ जस्टिस उस दिन चीफ जस्टिस था और आउट गोइंग चीफ जस्टिस ये सारा बंदोबस्त करता है। अच्छा तो चीफ जस्टिस। अच्छा, तो आपके ख्याल में ये डिनर ना करने का फैसले के पीछे क्या मसलियत हो सकती है? क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो उनको ये भी शक था कि शायद डिनर में ही कोई ना आए? वो तो ये लगता है कि काजी प्लेइंग ऑन सेफ साइड ऑफ द विकेट। वो क्या है वो कि मैं इतना कहना शुरू कर दिया कि मैं जा रहा हूँ, मैं इन तस्लीम कैसे कर लूँ, जा रहा हूँ जब मैंने रहना है। सही। वैसे तो अलविदाई रेफरेंस के ऊपर क्या ये ऐसा इम्कान भी है कि तलखी इतनी बढ़ जाए कि जैसे मंसूर अली शाह का अगर 24 तारीख को भी नोटिफिकेशन नहीं होता या अगर 24 को ही होता है एक दिन पहले, तो क्या जजेस में से कोई अलविदाई रेफरेंस में शिरकत करने से भी मादरत कर सकता है जो कमरा अदालत में रेफरेंस होता है? हाँ, उसमें तो जरूर मादरतें हो जाएगी अगर ये आईनी तरमीमी बिल आ गया। तो आपके ख्याल में काजी फाइसा के अलविदाई रेफरेंस में कुछ जजेस शरीक नहीं भी हो सकते? बिल्कुल नहीं हो। और काजी तो शुरू से ही मुतनाज़ा हो गया। मुझे पता नहीं कि उसको चीफ जस्टिस सुपरमैन चीफ जस्टिस बनाने की क्या जरूरत है। वो तो शुरू से ही पहले से ही ऐसा है। और फिर वो हमारी जो ट्रेडिशन है उसमें हम अपने मुस्लिम, हम तो करते ही मुस्लिम खुशी है। सही। अच्छा सर, आप ये बताएं, आप लाहौर में बैठे हैं और आमतौर पे लाहौर को अदालती साजिशों का गढ़ भी कहा जाता है, तो आपको क्या लग रहा है जो रिटायर्ड जजेस हैं या रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहिबान हैं ख़ास तौर पे लाहौर में जो बेस्ड हैं, तो वो इस तमाम सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? यार ना पसंदीदगी की निगाह, लेकिन जजेस का मैंने देखा है, जजेस और साबिक जज ये मुकला की किसी तहरीक में नहीं निकल, इनके हक में वो नहीं निकल। हम इनके हक में चला रहे थे तहरीक और इनका शुरू हो गया कि ये नया हलफ लेके और कुसर शुरू हो गई, ये जाना चाहते वापस अदालत। मैंने बहस की इनसे, मैंने कहा कि ये आप लोगों ने अगर आप में से किसी ने हलफ नया लेके और चले गए वापस अदालत में, तो हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे कि आप वैलिड जज है। ठीक, तो कौन थे सर ये? आज तो नाम बता दें सर, आज तो नाम बता दें। 17 साल बाद कौन जजेस वापस हलफ लेना चाह रहे थे? ले लिया उन सब ने यार, जिनको मैं भी रोकता था, वो सिंध में भी थे, लाहौर में भी थे। अब तो मैं एक चीज बता दूंगा, मैं उनको ये कहता था कि अगर आप हलफ ले लेंगे नया, तो फिर ये जाहिर तस्लीम किया जाएगा
कि आपने तस्लीम कर लिया कि आपको निकाला गया था जब वो जो जायज था। हाँ और बिल्कुल इसलिए आपको लेना पड़ा। सही। वो क्या नहीं जी पीसीओ खत्म हो गया। हाँ पीसीओ जनरल मुशर्रफ ने 3 अगस्त को लगाया था, 15 दिसंबर को खत्म कर दिया। सही अब सही। उन्होंने कहा जी वो पीसीओ वाले दो जज हैं जिन्होंने इस दौरान दिया। अच्छा अच्छा, वो भैंस की दुम पकड़ के वापस घर आना चाह रहे थे। तो बड़े और मैं उनसे लड़ा, मैंने झगड़ा किए। मैंने कहा आप किसका करें, मैं कराची गया, पेशावर गया। अच्छा कराची वो सफीउद्दीन अहमद चीफ जस्टिस था, आसमान का कजन, वो खुद वो उसका तहरीक चलाने वाला। और वो ये कि ये शामिल हो जाए कोर्ट रूम में बड़ी जरूरत है गुड जजेस की। ओहो मिला के अब लाहौर में थे, आप देखें सारे सुप्रीम कोर्ट के बाद में जो जजेस थे उन्होंने हल्फ ले लिया बदकिस्मती से। ये वो फारूक नाइक फार्मूले की बात कर रहे हैं, वो जो फारूक नाइक फार्मूला था, ये आप उसकी बात कर रहे हैं? फारूक नाइक मैं उसकी मुखालफत कर रहा, मैं बारी बारी घर जा रहा था कि भाई ये ना करे। अच्छा सर, आप ये बताएं ना, चलें इनको तो निकाला गया था, कुछ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हाल ही में वो तो इस्तीफा दे के ऐसे गायब हुए जैसे वो क्या कहते हैं गधे के सर से सींग, और वजह भी नहीं बताई। अब एक जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने जो किया, इस्तीफा दे के चले गए, वो क्या अभी तक कुछ समझ आई किसी को? ये अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। मैं सोचता था कहीं मुलाकात होगी तो उससे डायरेक्टली पूछूंगा। आज उसका एक साथी मेरे पास आ रहा है, पूछता हूँ उससे। उनके तो एक ही बड़े मशहूर साथी हैं, साकिब निसार साहब, मुलाकात हो रही है उनसे आपकी? नहीं, वो साकिब निसार ये मशहूर साथी है, पर जो हालत जिन्होंने जो लिया और चले गए मूवमेंट को छोड़ के, इनसे हमने यार कुछ नहीं, कोई खराज नहीं मांगा। इनको कहा आप घर बैठे, सही, आप अदालत में न जाए, आप घर बैठे रहे, तो जिंदगी मामूल की गुजारें, शॉपिंग करें, बीवी के साथ करें, आप किसी इंतजार में ना आए, आप किसी तहरीक में ना आए, आपको बुलाते नहीं। अच्छा सर, आखिर में एक सवाल सर, आखिर में, क्योंकि वक्त भी ख़त्म है तकरीबन, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली की कामयाब तहरीक चलाने में आपका अली अहमद कुर्द साहब और दीगर जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदूर थे, हामिद खान साहब, बड़ा किरदार है तारीख़ में। आपको लगता है कि जिस तरीके से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने बहाली के बाद किया, वही काम काजी फैज़ साहब भी कर रहे हैं? तो भी अगर इसको मिल गई ये 3 साल की एक्सटेंशन और ये ताजपोशी अगर उसकी हो गई तो काजी तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ आ गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ताजपोशी हो गई तो फिर सतरपोशी नहीं रहेगी? बहुत शुक्रिया एडवोकेट एतजाज़ अहसन साहब, आपने मतीउल्लाह जान MJ TV को वक्त दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।